डियर स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में हम स्टडी करते हैं फर्टिलाइजेशन। ये फर्टिलाइजेशन प्रोसेस क्या होता है और ये फर्टिलाइजेशन कहाँ पर होती है, आज के लेक्चर में हम यही स्टडी करते हैं। तो फर्टिलाइजेशन में क्या होता है, हैप्लॉइड मेल गैमीट और हैप्लॉइड फीमेल गैमीट फ्यूज्ड होते हैं, इनकी फ्यूजन होती है जिसको हम क्या कहते हैं, फर्टिलाइजेशन। और इस फर्टिलाइजेशन के प्रोसेस से क्या होता है, डिप्लॉइड जाइगोट की फॉर्मेशन होती है। हैप्लॉइड मेल गैमीट में स्पर्म है, हैप्लॉइड मेल गैमीट में स्पर्म है और हैप्लॉइड फीमेल गैमीट में एग है। ये स्पर्म में 23 नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स होते हैं, एग में भी 23 नंबर्स ऑफ क्रोमोसोम्स होते हैं। ये दोनों गैमीट्स हैप्लॉइड है, ये दोनों गैमीट्स क्या होते हैं, हैप्लॉइड है। इनमें 23 नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स होते हैं। जब ये दो आपस में फ्यूज्ड होते हैं, जब इन दोनों की फर्टिलाइजेशन होती है, तो इसके फर्टिलाइजेशन के रिजल्ट से यहां पर डिप्लॉइड जाइगोट की फॉर्मेशन होती है। और इस जाइगोट के अंदर क्या होंगे, 23 यहां स्पर्म से क्रोमोसोम्स होंगे और 23 एग्स के क्रोमोसोम्स होंगे और टोटल जाइगोट के अंदर कितने होंगे, 46 नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स होंगे। अब ये डिप्लॉइड होगा, ठीक है, जाइगोट डिप्लॉइड होगा। तो यही प्रोसेस है फर्टिलाइजेशन का। तो फर्टिलाइजेशन में हैप्लॉइड मेल गैमीट हैप्लॉइड फीमेल गैमीट की जब फ्यूजन हो जाती है तो इसके रिजल्ट से जाइगोट की फॉर्मेशन होती है। तो इस होल प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, फर्टिलाइजेशन। और ये फर्टिलाइजेशन का प्रोसेस कहां पर होता है, ये फीमेल के फैलोपियन ट्यूब में होता है, फीमेल के फैलोपियन ट्यूब। ये देखिए फीमेल का रिप्रोडक्टिव पार्ट है, तो रिप्रोडक्टिव पार्ट में वेजाइना है, सर्विक्स है और यूटेरस है। और एक लॉन्ग ट्यूब है जिसको हम कहते हैं फैलोपियन ट्यूब। और ये फैलोपियन ट्यूब्स दो होते हैं फीमेल के इस रिप्रोडक्टिव पार्ट्स में। तो यहां पर फर्टिलाइजेशन का प्रोसेस होता है। तो फर्टिलाइजेशन का प्रोसेस कहां पर होता है, फैलोपियन ट्यूब है जिसमें मेल और फीमेल के गैमेट्स फ्यूज्ड होते हैं। तो फर्टिलाइजेशन के प्रोसेस में फर्स्ट पॉइंट हम जो डिस्कस करेंगे वो है अराइवल ऑफ स्पर्म्स एंड एग। किस तरह से स्पर्म्स रिलीज होते हैं और किस तरह से ओवरीज में एग रिलीज होता है। ये फीमेल का रिप्रोडक्टिव पार्ट है, ये वेजाइना है, ये सर्विक्स पोर्शन है, ये यूटेरस है, इसमें लॉन्ग ट्यूब होता है जिसको हम कहते हैं फैलोपियन ट्यूब। यहां पर ये ओवरी अटैच होता है किसके साथ, ये फिम्ब्रे है। यहां पर जब मैच्योर ग्राफियन फॉलिकल्स जब रैप्चर होता है, ठीक है, यहां पर ग्राफियन फॉलिकल्स, जो मैच्योर ग्राफियन फॉलिकल जब रैप्चर हो जाता है तो उस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, ओव्यूलेशन प्रोसेस। उस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, ओव्यूलेशन प्रोसेस। और उस ओव्यूलेशन के प्रोसेस से सेकेंडरी oocyte रिलीज होगा, ठीक है। ओव्यूलेशन का प्रोसेस कहां पर होगा, ओवरी में। ओवरी में जो मैच्योर ग्राफियन जो फॉलिकल है ये रैप्चर्ड होगा। तो रैप्चर्ड होने से यहां पर सेकेंडरी oocyte रिलीज होगा और ये फिम्ब्राई इसको कैचअप करेगा और इस तरह से इस फैलोपियन ट्यूब में मूव करके यहां पर ये सेकेंडरी oocyte आ जाएगा और यहां पर ये सेकेंडरी oocyte वेट करेगा स्पर्म को। अब यहां पर वेजाइना है और सर्विक्स है। ड्यूरिंग कॉपुलेशन, जब मेल और फीमेल के जब कॉपुलेशन होती है सेक्स के टाइम या सेक्सुअल इंटरकोर्स के टाइम, मेल इंसर्ट करेगा पेनिस को किसमें, फीमेल के वेजाइना में। जब मेल इंसर्ट करेगा पेनिस इनटू द वेजाइना ड्यूरिंग सेक्सुअल इंटरकोर्स या ड्यूरिंग कॉपुलेशन, एट दैट टाइम ये मेल डिस्चार्ज करेगा स्पर्म्स को। क्या करेगा, डिस्चार्ज करेगा स्पर्म्स को, डिस्चार्ज करेगा वेजाइना में या इनसेमिनेट करेगा स्पर्म्स को वेजाइना में। उस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, इनसेमिनेशन।
इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, इंसेमिनेशन। जब मेल इंसर्ट करेगा पेनिस को इनटू द वेजाइना में ड्यूरिंग द कॉपुलेशन टाइम में, उस टाइम ये जो मेल है, मेल जो पार्टनर है, ये डिस्चार्ज करेगा स्पर्म्स को या इंसेमिनेट करेगा स्पर्म्स को किसमें, वेजाइना में। तो उस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, इंसेमिनेशन। तो ये स्पर्म्स अब वेजाइना के अंदर आएगा, वेजाइना से ये स्पर्म मूव कहां की तरफ करेगा, सर्विक्स की तरफ मूव करेगा। ये जो सर्विक्स है ये यूटेरस का पार्ट है, तो ये सर्विक्स थोड़ा सा एक्सपेंड होगा, तो यहां से सर्विक्स स्पर्म्स को रिसीव करेगा और ये स्पर्म इस तरह से मूव करेगा। स्पर्म जो है यहां से इस तरह मूव करेगा और फाइनली कहां पर पहुंच जाएगा, फैलोपियन ट्यूब में। अब यहां पर फैलोपियन ट्यूब में ऑलरेडी सेकेंडरी oocyte प्रेजेंट है और यहां से स्पर्म भी मूव करेगा कहां की तरफ, फैलोपियन ट्यूब में। फैलोपियन ट्यूब में जो एक पार्ट है इसको हम क्या कहते हैं, एम्पुला। एम्पुला का पार्ट है फैलोपियन ट्यूब में। तो यहां पर ये मेल और फीमेल के ये जो स्पर्म है, ये स्पर्म और जो एग है ये फ्यूज्ड होंगे। स्पर्म और सेकेंडरी oocyte यहां पर ये फ्यूज्ड होंगे। तो इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, फर्टिलाइजेशन। इस प्रोसेस को हम कहते हैं फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन के प्रोसेस में, जब फर्टिलाइजेशन का प्रोसेस होता है, इसमें कुछ केमिकल और फिजिकल इवेंट्स होते हैं। क्या होते हैं, केमिकल और फिजिकल इवेंट्स होते हैं। फर्स्ट हम स्टडी करते हैं एक्रोसोमल रिएक्शन। किस तरह से एक्रोसोमल रिएक्शन होती है। यहां पर आप यहां देखिए, ये स्ट्रक्चर है ओवम का। ये ओवम का स्ट्रक्चर होता है एट द टाइम ऑफ फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन के टाइम पर ये जो सेकेंडरी oocyte यहां पर है, इसका स्ट्रक्चर अब कैसे है यहां पर मैंने ड्रॉ किया है। ये सेकेंडरी oocyte है, तो सेकेंडरी oocyte के बाहर से है जो ये रेड कलर के हैं, ये कोरोना रेडिएटा के सेल है। क्या है, कोरोना रेडिएटा के सेल्स है। और ये जो सेल्स है, ये एक लेयर जो है यहां पर डेवलप करती है। इस लेयर को हम क्या कहते हैं, कोरोना रेडिएटा। ठीक है, इसमें जो बाहर से सेल है ये कोरोना रेडिएटा के सेल्स है और इन सेल से कोरोना रेडिएटा की एक जो मेम्ब्रेन है ये इसके बाहर से डेवलप होती है। और इस कोरोना रेडिएटा के अंदर एक और मेम्ब्रेन है जिसको हम क्या कहते हैं, जोना पेलुसिडा। ये एक जोना पेलुसिडा, इसके अंदर से एक और लेयर होती है। तो इस जोना पेलुसिडा के अंदर एक और मेम्ब्रेन होती है जिसको हम क्या कहते हैं, प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ये 3 लेयर्स होती है किसमें, ओवम में। अब ये जो स्ट्रक्चर है ओवम की, किसके, एट द टाइम ऑफ फर्टिलाइजेशन में। इसके बाहर से कोरोना रेडिएटा की एक मेम्ब्रेन है, उसके अंदर जोना पेलुसिडा की लेयर होती है और उसके अंदर एक और मेम्ब्रेन है जिसको हम क्या कहते हैं, प्लाज्मा मेम्ब्रेन। तो एट द टाइम ऑफ फर्टिलाइजेशन, तो इसके बाहर से बहुत ज्यादा जो स्पर्म्स होंगे। ठीक है, ये सारे स्पर्म्स है, ये सारे स्पर्म्स है। इसके बाहर से इस तरह ये स्पर्म, थाउजेंड्स ऑफ स्पर्म्स इस ओवम के बाहर से होंगे। ये जो एग है, ये जो सेकेंडरी oocyte है, इसके बाहर से थाउजेंड्स ऑफ स्पर्म्स मौजूद होंगे जो यहां से ये स्पर्म रिलीज होकर फैलोपियन ट्यूब में है। तो फैलोपियन ट्यूब में इस तरह का एग का स्ट्रक्चर है और इस एग के बाहर से बहुत सारे स्पर्म्स मौजूद होते हैं। अब ये स्पर्म्स क्या करते हैं, ये अपने लिए एक पाथ को क्रिएट करेंगे, एक पाथ बनाएंगे, एक पाथ डेवलप करेंगे जिससे कि स्पर्म इस एग के ऊप्लाज्म में एंटर होगा। ये एग का साइटोप्लाज्म है या ऊप्लाज्म है, इसके अंदर अब ये एक रास्ता बनाएगा स्पर्म यहां तक पहुंचने के लिए। तो इसके लिए जो है इसमें बहुत सारे फिजिकल और केमिकल इवेंट्स होंगे। तो इस फर्टिलाइजेशन के प्रोसेस में केमिकल्स और फिजिकल इवेंट्स होते हैं। फर्स्ट हम स्टडी करते हैं एक्रोसोमल रिएक्शन। ये एक्रोसोमल रिएक्शन कैसे होगी, देखो यहां पर मैंने ड्रॉ किया है। यहां पर आप देखिए कि ये क्या है, एग है। ठीक है, इस तरह से क्या ये एग है और एग का ऊप्लाज्म है, ये एग का साइटोप्लाज्म है। ये एग के बाहर से कुछ मेम्ब्रेन्स है। ये जो बाहर वाली मेम्ब्रेन है इसको हम कोरोना रेडिएटा कहेंगे और इसके जो अंदर वाली जो मेम्ब्रेन है
इसको हम क्या कहते हैं, जोना पेलुसिडा। देखिए ये बाहर से ये कोरोना रेडिएटा है और जो अंदर वाली जो इसमें लेयर है इसको हम कहते हैं जोना पेलुसिडा, और इसके अंदर एक और मेम्ब्रेन होती है जिसको हम क्या कहेंगे, प्लाज्मा मेम्ब्रेन। तो एक्रोसोमल रिएक्शन कैसे होती है, तो जब ये स्पर्म्स इस ओवम के साथ कांटेक्ट में आएगा, फर्टिलाइजेशन के टाइम स्पर्म इंटर करेगा और स्पर्म इस कोरोना रेडिएटा के साथ जब कांटेक्ट में आएगा, जब स्पर्म इस कोरोना रेडिएटा जो ये आउटर वाली जो मेम्ब्रेन होती है किसकी, एग की, इसके साथ जब ये कांटेक्ट में आएगा तो इसमें एक रिएक्शन होगी। क्या होगी, एक रिएक्शन होगी जिसको हम क्या कहते हैं, एक्रोसोमल रिएक्शन। तो एक्रोसोमल रिएक्शन से क्या होता है, एक हाइड्रोलिटिक एंजाइम सिक्रीट होंगे, किससे, एक्रोसोम से। ठीक है, स्पर्म में क्या होता है, हेड होता है और हेड के अंदर न्यूक्लियस होता है और एक कैप लाइक स्ट्रक्चर होता है, एक कैप लाइक स्ट्रक्चर होता है जिसको हम क्या कहते हैं, एक्रोसोम। तो ये एक्रोसोम में क्या होता है कि जब ये कांटेक्ट में आएगा किसके साथ, इस एग के साथ, तो इसमें एक रिएक्शन होती है जिसको हम कहते हैं एक्रोसोमल रिएक्शन। तो इस एक्रोसोमल रिएक्शन से एक्रोसोम जो स्पर्म का होता है ये रिलीज करेगा एंजाइम्स को, जिसको हम कहते हैं हाइड्रोलिटिक एंजाइम या स्पर्म लाइसिन। ठीक है, तो इस हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स में क्या क्या होता है, फर्स्ट इसमें क्या होता है, हायालुरोनिडेज एंजाइम होती है, कोरोना पेनिट्रेटिंग एंजाइम्स होती है और जोना लाइसिन होती है जिसको हम कहते हैं एक्रोसिन। अब जब ये एक्रोसोमल रिएक्शन में जब ये हाइड्रोलिटिक एंजाइम सिक्रीट होंगे तो इस तरह से स्पर्म के अंदर एक एक्रोसोमल वेसिकल्स होते हैं, तो इस एक्रोसोमल वेसिकल्स के अंदर हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स होंगे। जब ये इसके साथ कांटेक्ट में आएगा तो इस तरह से ये लाइसिंग एंजाइम्स को सिक्रीट्स करेगा। तो वो लाइसिंग एंजाइम क्या है, हाइलोरिनिडेस है, कोरोना पेनिट्रेटिंग एंजाइम और जोना लाइसिन है। तो इनका जो है अलग अलग फंक्शंस रहेगा, इन मेम्ब्रेन को किस तरह से अब डिसॉल्व करेंगे। जो हाइलोरिनिडेस एंजाइम है ये हाइड्रोलिसिस करेगा किसको, हाइलोरोनिक एसिड, जो कहां पर होता है, फॉलिकुलर सेल्स में। ये इसके बाहर से ये फॉलिकुलर सेल्स है, ये फॉलिकुलर सेल्स है, तो इन फॉलिकुलर सेल्स के अंदर हाइलोरोनिक एसिड्स होते हैं। तो हाइलोरिनिडेस एंजाइम जो इस स्पर्म के एक्रोसोम में होता है ये हाइड्रोलिस करेगा, ये हाइड्रोलिसिस करेगा हाइलोरोनिक एसिड ऑफ फॉलिकुलर सेल्स। नेक्स्ट है कोरोना पेनिट्रेटिंग एंजाइम। तो इस वेसिकल्स के अंदर जो लाइसिंग एंजाइम्स है इसमें कोरोना पेनिट्रेटिंग एंजाइम्स भी है, जिसका फंक्शन क्या है, ये डिसॉल्व करेगा कोरोना रेडिएटा को। ये कोरोना का जो रेडिएटा है, ये जो मेम्ब्रेन है इस एग के बाहर से है, इस मेम्ब्रेन को कोरोना पेनिट्रेटिंग एंजाइम डिसॉल्व करेगा। थर्ड क्या है, जोना लाइसिन या एक्रोसिन। तो इसका फंक्शन क्या होगा, ये डिसॉल्व करेगा जोना पेलुसिडा को। ये जोना पेलुसिडा की लेयर है, ये इसको डिसॉल्व करेगा। जब डिसॉल्व करेगा तो इससे क्या है कि स्पर्म अपने लिए अब एक पाथ बनाएगा जिससे कि ये स्पर्म इस प्लाज्मा मेम्ब्रेन के साथ अब कांटेक्ट में आएगा, अब इस प्लाज्मा मेम्ब्रेन के साथ बाइंड करेगा। बाहर से कोरोना रेडिएटा को भी डिसॉल्व करेगा, जोना पेलुसिडा की लेयर को भी डिसॉल्व करेगा और फाइनली ये इस एग के प्लाज्मा मेम्ब्रेन के साथ अब बाइंड करेगा। तो इस होल प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, एक्रोसोमल रिएक्शन। तो इस तरह से ये एक्रोसोमल की रिएक्शन होती है, पहले स्पर्म कांटेक्ट में आएगा, फिर इसमें एक रिएक्शन होती है जिसको हम कहते हैं एक्रोसोमल रिएक्शन। इसमें लाइसिंग एंजाइम सिक्रीट होंगे जिनका डिफरेंट फंक्शन रहता है इसमें। तो इस तरह से क्या होता है, एक रिएक्शन होती है जिसको हम कहते हैं एक्रोसोमल रिएक्शन। तो एक्रोसोमल रिएक्शन के बाद जो नेक्स्ट रिएक्शन होगी उसको हम कहते हैं कॉर्टिकल रिएक्शन। देखिए ये स्पर्म ने जब इस प्लाज्मा, जब स्पर्म एग के सराउंडिंग में आया तो
तो उसने एग के बाहर से कोरोना रेडिएटा के वॉल को डिसॉल्व किया, उसके बाद जोना पेलुसिडा के वॉल को भी डिसॉल्व किया। तो उसके बाद क्या है, इसके अंदर से प्लाज्मा मेम्ब्रेन है और प्लाज्मा मेम्ब्रेन के साथ अब स्पर्म क्या हुआ, कांटेक्ट हुआ। अब स्पर्म की प्लाज्मा मेम्ब्रेन और एग का जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन ये आपस में फ्यूज्ड होंगे। ठीक है, यहां पर देखिए, अब ये जो स्पर्म है ये इस प्लाज्मा मेम्ब्रेन के साथ फ्यूज्ड हो गया। जब प्लाज्मा मेम्ब्रेन स्पर्म की और एग की जब प्लाज्मा मेम्ब्रेन फ्यूज्ड होगी तो इससे क्या होगा, एक रिएक्शन होगी। यहां पर इससे क्या होगा, एक रिएक्शन होगी यहां पर, जिसको हम क्या कहते हैं, कॉर्टिकल रिएक्शन। इस प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ये देखो ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बिल्कुल नीचे क्या होते हैं, कॉर्टिकल ग्रेन्यूल्स होते हैं। क्या होते हैं, कॉर्टिकल ग्रेन्यूल्स होते हैं। जब स्पर्म की एंट्री हो जाती है, जब स्पर्म इस एग के प्लाज्मा मेम्ब्रेन के साथ फ्यूज्ड होता है, तो इसमें जो कॉर्टिकल ग्रेन्यूल्स होते हैं जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन के नीचे होते हैं, अब ये कॉर्टिकल ग्रेन्यूल्स प्लाज्मा मेम्ब्रेन के साथ फ्यूज्ड होंगे, तो इसमें एक रिएक्शन होती है जिसको हम क्या कहते हैं, कॉर्टिकल रिएक्शन। अब कॉर्टिकल क्या करे, रिएक्शन जो है ये चेक करेगा एंट्री ऑफ मोर स्पर्म को, मोर स्पर्म्स की एंट्री को चेक करेगा या ये प्रिवेंट करेगा। देखो जब इसमें कॉर्टिकल रिएक्शन होगी तो कॉर्टिकल रिएक्शन से क्या हो गई, इसमें डिफरेंट टाइप्स ऑफ एंजाइम्स सिक्रीट होंगे। वो एंजाइम्स क्या करेगा, जो जोना पेलुसिडा की जो लेयर इसको हार्डन कर देगा। ठीक है, जोना पेलुसिडा की जो लेयर होगी अब ये सॉलिड होगी, ये सॉलिड फॉर्म में होगी। तो ये जो कॉर्टिकल रिएक्शन से जो एंजाइम सिक्रीट हुई, अब उनका फंक्शन क्या होता है, ये जोना पेलुसिडा की लेयर को हार्ड बनाएगी, ताकि ये जोना पेलुसिडा क्या करेगा, फिर ये प्रिवेंट करेगा पॉलीस्पर्मी को। क्योंकि इस वन टाइम में क्या होता है कि एक ही स्पर्म एंटर करता है इसमें, एग के साइटोप्लाज्म में, उसके बाद कॉर्टिकल रिएक्शन से इसमें और एक्स्ट्रा मेम्ब्रेन्स बन जाती है। ठीक है, एक्स्ट्रा मेम्ब्रेन्स बन जाती है और ये वाला जो पार्ट है ये हार्ड हो जाता है, ताकि जो है अब नेक्स्ट स्पर्म इसमें एंट्री नहीं कर